Hello friends, my name is Akshay Mantri. I am a CA final student and welcome back to our CA final law revisionary sessions. हमने इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अंदर अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में सेक्शन 165 166 के बारे में देखा था, राइट। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, क्या क्या होता है, पनिशमेंट टू डायरेक्टर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 168 तक अपन ने देखा था। अब अपन उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। कब कब डायरेक्टर्स को उनके पोस्ट से निकाल दिया जाएगा। A director of a company may be removed before completion of his term as a director. The removal of directors as is discussed under the following heads. रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स को निकाल देना, पहली फुर्सत में निकल चल। अब कौन निकाल सकता है डायरेक्टर्स को? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स बाय द शेयर होल्डर्स या फिर बाय द ट्रिब्यूनल। या तो शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं या तो ट्रिब्यूनल निकाल सकता है, उसके बगैर कोई और नहीं। शेयर होल्डर्स कैसे निकालेंगे? बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। और ट्रिब्यूनल जब निकालेगी ऑन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241, जब कोई उसको सेक्शन 241 के अंडर एप्लीकेशन करेगा कि भाई ये डायरेक्टर को निकालो, तो फिर ट्रिब्यूनल उसको एक्शन लेगी अंडर सेक्शन 242 और डायरेक्टर्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और शेयर होल्डर्स का जो रिमूवल है डायरेक्टर्स का, वो सेक्शन 169 में देखने वाले अपन अभी। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स बाय शेयर होल्डर्स। Section 169 of the Act contains provisions for removal of directors by the shareholders. The way shareholders are empowered to appoint a director, in the same way they can also remove a director. जैसे कि shareholders डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे ही शेयर होल्डर डायरेक्टर को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर कौन है? शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है ना। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल में बी इन द फॉलोइंग मैनर। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोल रहा क्या? द कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। यानी कि डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए शेयर होल्डर्स को जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोल रहे। और उसके टर्म कंप्लीशन के पहले ही अपन उसको निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को एक्सेप्शन दिया, यानी कि ऐसी कोई कोई जगह है जहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, ऐसे कोई कोई सिचुएशन थे जहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर को निकाला नहीं जा सकता, तो वो सिचुएशन क्या क्या है वो अपने को देखना है, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्या है? व्हेन अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, जहां पे डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो उसको रिमूवल का भी काम किसका है? ट्रिब्यूनल का है। अपन उसको रिमूव कर सकते क्या? नहीं कर सकते, है ना। When as per section 163, 2/3 or more of the total number of directors are appointed according to the principle of proportional representation. Principle of proportional representation मतलब क्या? पहले अपन ने देखा, देखो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के एक डायरेक्टर के बारे में, तो वो जो होते हैं ना, वो होते हैं प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वो एक प्रपोर्शन है प्रिंसिपल का, अपने टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक प्रपोर्शन है। तो वो 2/3 या फिर उससे ज्यादा अगर होंगे, जैसे अपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, तो उनको भी जो है अपन रिमूव नहीं कर सकते। सच डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव, उनको रिमूव नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दिया है, देखो। फॉर एग्जांपल, if a company has 8 directors, of which 6 were appointed according to the principle of proportional representation, in such a case, only 2 directors which were not appointed following the system of proportional representation can only be removed by the shareholders. यानी कि ऐसे जो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, ऑर्डिनरी से काम नहीं होता। क्योंकि अगर ऑर्डिनरी से काम हो गया तो फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स 49% वाले उनका डायरेक्टर रखेंगे और जिनका 51% है वो उसको निकाल देंगे, तो फायदा ही क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन बोला गया है, याद रखो, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशनिंग स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे है, केस ऑफ रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि ऐसे जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जिनको रीअपॉइंट किया है, उनका एक कॉन्जिक्यूटिव
टर्म होने के बाद में उनको सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए जिनको रीअपॉइंट किया है उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। अपन ने पहले देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में सेक्शन 149, an independent director reappointed for second term under section 149(10) shall be removed by the company only by passing a special resolution. Under both the clause 1 and 2 above, the director to be removed shall be given a reasonable opportunity of being heard. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पे डायरेक्टर्स को दी जाएंगे, ऐसा बोल रहे जिनको निकाल रहे। अब भाई जिसको सूली पे चढ़ाने वाले रहते हैं उसको भी पूछते तुम्हारी लास्ट ख्वाहिश क्या है बोल दो, फिर ये तो डायरेक्टर से अपने से लोग अपने लिए काम किए थे थोड़े दिन पहले अपनी थाली में खाए थे, तो फिर इनको ऐसा नहीं, तो इनको अभी अपन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। देन थर्ड क्या बोल रहा है, स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस एज पर सेक्शन 115 शैल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग एनी रिजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर। ऐसे रिमूवल जहां पे स्पेशल नोटिस लगती है, कहाँ पे स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 is required to be signed by members holding not less than 1% of total voting power or members holding shares on which at least 5 lakh has been paid in aggregate. Such notice shall be sent by the members not earlier than 3 months but at least 14 days before the meeting at which resolution is desired to be removed. अगर समझो कोई मेंबर्स है जो बोल रहे कि भाई ये पर्टिकुलर डायरेक्टर को निकाल दो, इसको नहीं होना हमको, तो ये कौन बोल सकता है? सेक्शन 115 के अंडर जो भी स्पेशल नोटिस देने वाले लोगों का कंडीशन दिया है, एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर उन मेंबर्स का होना चाहिए, या फिर उन्होंने 5 लाख से ज्यादा के शेयर जो भी है तुम्हारे होल्ड करने चाहिए इन एग्रीगेट मेंबर्स, यानी कि एक नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लूरल की बात कर रहा है, यानी कि सब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके अगर बोल रहे एक 10-15 मेंबर, यानी कि नहीं तो 100-200 मेंबर बोल रहे मिलके कि भाई ये डायरेक्टर बराबर से काम नहीं कर रहा है, उसको अपने को निकालने का है, तो उन लोगों का जो है सबका मिला के एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए, या तो उन सबका मिला के 5 लाख से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, तभी वो मेंबर्स जो है स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। और वो भी कब देना चाहिए बोल रहे, 3 महीने से पहले नहीं देना और कम से कम 14 दिन के पहले देना। 3 महीने से पहले नहीं देना भाई, मीटिंग के 3 महीने के पहले दिए तो हम कब तक याद रखेंगे तुम्हारे नोटिस को, भूल जाते भाई लोग, इतना काम है कंपनी के अंदर कि तुम्हारे नोटिस थोड़ी याद रखते बैठते। तो मीटिंग के 3 महीने के पहले और 14 दिन के पहले ये जो टाइम पीरियड है, ये 2.5 महीने का जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, ये 2.5 महीने के अंदर ही आपने जो है स्पेशल नोटिस देनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि तुमको रिजोल्यूशन पास करवाना है मीटिंग के अंदर। फिर बाकी की प्रोसेस अपने को पता है, ये स्पेशल नोटिस अपने को जो है मीटिंग जब भी अपन अपने जो भी मेंबर्स होते हैं उनको अपन जो एजीएम में बुलाते तो उनको स्पेशल नोटिस का जेरॉक्स देना पड़ता है, ऐसे ऐसे दूसरे मेंबर्स बोल रहे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बोलो ओपिनियन लो, ऐसा वैसा सब प्रोसेस रहती ना, उसके लिए ये बोल रहे एटलीस्ट 3 months, नॉट अर्लियर देन 3 months एंड बट एटलीस्ट 14 days, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, एक्शन बाय द कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ द स्पेशल नोटिस ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर, द कंपनी शैल फोरथविथ सेंड अ कॉपी thereof to the director concerned, and the director whether or not he is a member of the company shall be entitled to be heard and the resolution of at the meeting। अब स्पेशल नोटिस जब मेंबर्स ने कर दी तो कंपनी का काम है कि कंपनी जो है उस डायरेक्टर को मीटिंग मतलब नोटिस भेजे कि भाई देखो ये जो भी मेंबर्स है ना ये तुमको निकालना चाह रहे हो, इनका ये पॉइंट है, तुम्हारा क्या है, तो रिप्लाई बना लो इनके लिए, फिर इनका तुम्हारा जो भी रिप्लाई है वो अपन मेंबर्स को मीटिंग में बोल देंगे, तुमको हम सुन लेंगे, तुमको भी अपन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, है ना। Representation by the director. In case the director concerned makes a written representation to the company and requests that it should be sent notified to the members, the company shall, if the time permit, to do so। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर समझो डायरेक्टर ने रिटर्न में नोटिस दिया कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है स्पेशल नोटिस के रिगार्डिंग, आप ये जो भी है सभी लोगों को भेज दो। अगर कंपनी भेज सकती है तो भेज दो, नहीं भेज सकती है तो फिर क्या करो, स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, जो भी फैक्ट्स है the facts below having been made by the director any notice of the resolution given to the members and send a representation to every member of the company to whom the notice of the meeting is sent। जिनको नोटिस जानी चाहिए थी उन सभी को रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो भेजो। in case representation not sent aforesaid due to sufficient time for the company's default, the director may without prejudice to his right
to be heard orally require that the representation shall be heard at the meeting. यानी कि अगर समझो तुम नोटिस उसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्टर का वो तुम अगर तुम्हारे नोटिस के साथ में मेंबर्स को नहीं भेज सकी कंपनी तो जनरल मीटिंग के अंदर उसको जो है अपॉर्चुनिटी देंगे कि खुद से उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोगों को प्रेजेंट करे, लोगों के सामने सुनाए, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर नीड नॉट बी सेंट। ऐसे कौन से केसेस है जहां पे रिप्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। भाई कोई कभी कभी समझो डायरेक्टर जो है उल्टी सीधी बातें लिख दिया कंपनी के खिलाफ ही, तो क्या कंपनी क्या सब अपने मेंबर्स को थोड़ी भेजते बैठेंगी, वो भेजते नहीं। कंपनी बोलते हमारे बारे में बुराया करता हमारे मेंबर्स के साथ में, हाँ ऐसा नहीं चलता, नहीं देते, ठीक है ना। इट इज प्रोवाइडेड दैट रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट एंड रीड आउट एट द मीटिंग। भेजेंगे भी नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, खुद भी नहीं। On the application either of the company or of any other aggrieved person, the tribunal is satisfied that the rights of representation are being abused to secure needless publicity of defamatory matter. और ये जो भी है तुमको रिप्रेजेंटेशन पढ़ने का नहीं है, भेजने का नहीं है, तो इसका अप्रूवल जो है वो ट्रिब्यूनल करना चाहिए। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होना चाहिए तुम्हारी ये बात के साथ में। नहीं भाई तुम जो बोल रहे हो बराबर है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है ना ये उसके रिप्रेजेंटेशन का गलत फायदा ले रहा और कुछ भी बातें जो है उसमें लिखे जा रहा, बोले जा रहा, ठीक है ना। फर्दर द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द डायरेक्टर कंसर्न नॉटविथस्टैंडिंग दैट ही इज नॉट a party to make the payment in whole or in part of the cost incurred by the company on the application so made to the tribunal। तो ट्रिब्यूनल जो है उस डायरेक्टर को बोल सकता है कि भाई कंपनी ने मुझे एप्लीकेशन करी ना, तो मुझे एप्लीकेशन तेरा जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसका एप्लीकेशन कंपनी ने मुझे करी, तो इसके लिए कंपनी को जो भी खर्चा आया वो खर्चे का रीएम्बर्समेंट जो है वो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तू जो है कुछ भी बातें जो है रिप्रेजेंटेशन में लिखे जा रहा है जिससे कि कंपनी को फॉल्ट हो सकता है, कंपनी हार्म हो सकती है, और नीडलेस पब्लिसिटी के बारे में तू तेरे लिखे जा रहा, अब्यूज कर रहा तू, ठीक है ना, नहीं चलेगा वैसा। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी कैसे भरेंगे बोल रहे, जब अपन रिमूव कर दे डायरेक्टर को, तो द वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द अफोर्सेड रिमूवल इफ he had been appointed by the company in general meeting or by the board may be filled in by the appointment of another director at the same time at which the director is removed। जब डायरेक्टर को रिमूव किया तभी उसको अपॉइंट कर लो बोल रहे। प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट हैज बीन गिवन। फिर स्पेशल नोटिस जो है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग अपने को देनी चाहिए अपने मेंबर्स को कि भाई ये जनरल मीटिंग या अपन इसको रिमूवल की बात कर रहे ना, उसी जनरल मीटिंग में अपन दूसरे लोगों का अपॉइंटमेंट की भी बात कर लेंगे, और अपॉइंटमेंट के बारे में अपने को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, उसके बारे में कैंडिडेचर भी उसका बताना पड़ेगा, भाई ये आदमी है इसको अपन अपॉइंटमेंट करना चाहते, तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम बोलो, है ना। नॉन फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, इफ द वैकेंसी इज नॉट फाइल्ड इन द सेम मीटिंग एज अबव देन it may be filed as a casual vacancy provided that the director who was so removed from the office shall not be appointed or reappointed as a director। और जो भी है अगर समझो मीटिंग में अगर फाइल नहीं करता है तुम ये वैकेंसी, तो फिर ये कैजुअल वैकेंसी बोल के क्रिएट हो जाएंगी, और लेकिन जिसको अपन ने रिमूव किया ना उसको अपन वापस से ऐसे डायरेक्टर बोल के अपॉइंट नहीं करेंगे बोल रहा है, क्योंकि उसका तो रिमूवल कर दिया, उसको कैसे अपॉइंट कर सकते वापस से, और वहां पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर रहे हैं वहां पे रिमूवल, है ना। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कर रहे, सभी मेंबर्स के कंसेंट से कर रहे, तो नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट वापस। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय न्यू डायरेक्टर, और जो भी नया डायरेक्टर आया कैजुअल वैकेंसी के बाद में बोलो फिर इस वैकेंसी के बाद में वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस। डायरेक्टर हु अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर the remaining period for which the director who has been removed would have held office if he had not been removed। अगर समझो जैसे कि रिमूवल जो है वो बीच में कोई टाइम पीरियड पे हो गया, भाई कुछ गलत काम किया तो अपन उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं और उसको मीटिंग लेके निकाल दिए, है ना। तो फिर अभी उसी मीटिंग में अपन ईजीएम लिए, निकाल दिए, दूसरा अपॉइंटमेंट भी कर दिए, तो ये जो भी नया अपॉइंटमेंट किए ये उस टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा एज ए डायरेक्टर जब तक वो पहले वाला करने वाला था, अगर उसको नहीं निकालते थे तो, है ना। अगर उसको नहीं निकालते थे तो वो कब तक करता था, उस टाइम पीरियड के लिए नया वाला आदमी आके होल्ड करेगा। पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, a person so removed as a director shall not be deprived of his right to compensation or damages payable to him in respect of the premature termination of the directorship or terms of his appointment as a director
और ऑफ एनी अपॉइंटमेंट टर्मिनेटिंग विद दैट एज अ डायरेक्टर। यानी कि क्या बोल रहा है देखो, जब कंपनी जो है तुमको रिमूव कर दे रही है तो तुम जो है तुम्हारे किसी भी राइट से डिप्राइव नहीं हो रहे, यानी कि राइट से तुमको बाहर नहीं कर रही है। तुम कॉम्पेंसेशन जो है तुम्हारे डैमेजेस जो भी हम कंपनी पे करना है, तुमको वो राइट है कि तुम वो मांगो। अगर तुम्हारा प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है डायरेक्टरशिप से, तो तुमको जो भी राइट है, जो भी पैसा मांगने का, कॉम्पेंसेशन डैमेजेस क्लेम करने का जो भी तुमको राइट है ना, वो तुम करो। कंपनी तुमको ये पैसा देंगी बोले। The restriction imposed by Section 202 are also equipped to be under consideration while making payment। और Section 202 में जो भी restrictions impose करे वाले हैं, उस section को भी हम ध्यान में रखेंगे, ऐसा बोल रहे कंपनी वाले। For payment of compensation for loss of office of directorship, Section 202 के अंदर अपन आगे देखेंगे कि ये क्या बोलता है बोल के। No restriction imposed by Section 169, nothing in Section 169 shall be taken as derogating from any power to remove a director under any other provisions of the Companies Act। In other words, Section 169 does not impose any restriction on any other power available under some other provisions of the Companies Act which allows removal of a director। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर कोई और सेक्शन के अंदर तुमको रिमूवल का पावर दिया गया है तो उसपे जो है रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करता है सेक्शन 169। तुम उस सेक्शन के अंडर में भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है ना। देन क्या है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल, सेक्शन 162। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 162 a director may be removed by the tribunal where an application has been made to it under section 241 for prevention of ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। कंपनी का ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 241 के अंदर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं बाय द फिर अपन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स बोलो, कंपनी बोलो, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर सकती है। फिर ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन 242 के अंदर उस डायरेक्टर को रिमूव कर देगा। द ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू टर्मिनेट, set aside or modify any agreement between the company and any of its director on such terms and conditions which in the opinion of the tribunal are just and equitable। According to section 243, a director so removed as per the order of the tribunal shall not be entitled to claim any compensation for loss of his office। Further, he shall not be offered appointment as a director for a period of 5 years from the date of the order without seeking the leave of a terminal लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल। क्या बोल रहा है देखो, सेक्शन 142 के अंदर जब रिमूवल हो जाएगा बाय ट्रिब्यूनल ना, तो तुम जो है कॉम्पेंसेशन के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते बोल रहे। तुम कोई भी कॉम्पेंसेशन कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते फॉर लॉस ऑफ ऑफिस जब तुमको ट्रिब्यूनल ने रिमूव कर दिया तो, है कि नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते, ट्रिब्यूनल के हाथ में गया तो केस। इसके लिए अपने अपने इसमें सल्टा देने का जो भी है कि नहीं। बड़े लेवल पे गए ना फिर कैसा है, लफड़ा चलता। आपने छोटे लेवल पे काम कर दिए, अपन अपना जैसे बोलते ना भाई, दोस्त दोस्त झगड़े सलटा दिए तो अच्छा है। अब घर वालों के झगड़े बोले तो अपने झगड़े घर वालों के झगड़े हो जाते, फिर वो गलत बात हो जाती, ऐसा है। तो इसके लिए कंपनी जो है वो डायरेक्टर को अपने अपना हिस्से वहां के वहां निकाल देने का, उसको ट्रिब्यूनल तक जाने का लफड़ा ही नहीं रखने का। बहुत ही बड़ा केस है तो जाने का ट्रिब्यूनल के पास में, नहीं सुन रहा डायरेक्टर, जा रहा ही नहीं, नखरोच कर रहा। और कंपनी भी जो है मेंबर्स बोल रहे कंपनी को निकालो निकालो, कंपनी भी जो है निकाल रही नहीं, सब मिली भगत, सबकी मिली भगत चल रही। तो ऐसे केस में मेंबर्स को क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है ट्रिब्यूनल के पास में। नेक्स्ट सेक्शन 170 क्या है देखो, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड अदर शेयर होल्डिंग। A company is required to maintain a register of directors and KMP and their shareholding under section 170 of the act। क्या बोल रहा है, कंपनी क्या करेगी, मेंटेन करेंगी रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स और उसके केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल्स का और उनके शेयर होल्डिंग्स का, वो कितना शेयर होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर। एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर containing the prescribed particulars of its directors and KMPs। Prescribed particulars shall include the details of the securities held by each of them in the company or its holding subsidiary associate। यानी कि ये जो भी अपने डायरेक्टर से और की मैनेजरियल पर्सन से इन्होंने कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में कितना शेयर होल्ड कर रखा है, इस सब का डिटेल जो है इसके अंदर अपन इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। इन दिस रिस्पेक्ट
Rule 17 of the company's appointment and qualification of directors rules 2014 is relevant. Prescribed is the following particulars to be included in the register. और रजिस्टर में क्या क्या होगा इसके particulars यहाँ पे दिया लिया. Then ऑप्शनल फॉर की मैनेजरियल पर्सनल. की मैनेजरियल पर्सनल के पास डिन है नहीं है उस हिसाब से ऑप्शन है. केएम किसको ऑप्शन है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो. और डायरेक्टर्स को तो डिन कंपलसरी है. Present name and surname in full, any former name or surname in full, father's name, mother's name, spouse name, date of birth, residential address, nationality, occupation, date of board resolution in which appointment was made, date of appointment and reappointment in the company, कब appointment हुआ, reappointment कब हुआ, वो सब लिखना है. बोले date of cessation of office and reasons thereof, कब उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, कब उनको निकाल दिया गया, वो भी तुमको जो है यहाँ पे मेंटेन करना है और उसके रीजंस देना है. ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी हेल्ड और रिलिंक्विश्ड इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. अगर इन डायरेक्टर और केएमपी ने कहीं और ऑफिस होल्ड कर रखा है, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में ऑफिस होल्ड कर रखा है, तो उसके भी डिटेल आपको यहाँ पे लिखने हैं. मेंबरशिप नंबर ऑफ आईसीआई कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सेक्रेटरी इफ एप्लीकेबल. केएमपी में सीएस आते ना तो उनका मेंबरशिप नंबर भी रहना बोले इंस्टीट्यूट का. परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लिखो. बिन नंबर जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है उनके लिए मैंडेटरी फॉर केएमपी इफ नॉट हैविंग बिन. जिनका डिन नहीं है उनके लिए पैन लिखो. बोलो क्या क्या है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते. कौन से पॉइंट अपने को मेंशन करने के. डिन, प्रेजेंट नेम, सरनेम, फॉर्मर नेम, सरनेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन विच ही वाज अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट इन द कंपनी. अब समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट हुई थी, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड हुआ, वापस से रीअपॉइंटमेंट हो रही. कोई भी डायरेक्टर है जिसकी रीअपॉइंटमेंट हो रही तो उसका रीअपॉइंटमेंट का डेट भी मेंटेन करो. डेट ऑफ सेशन, उसने कब ऑफिस छोड़ा, उसके ऑफिस छोड़ने का रीजन क्या था, उसको निकाल दिए तो कब निकाले, किस रीजन से निकाले, वो सब मेंटेन करो. जो भी डायरेक्टर है केएमपी ने उन्होंने कहीं और ऑफिस होल्ड कर रखा है तो उसका डिटेल लो. सीएस का मेंबरशिप नंबर लो और जिनका डिन नहीं है उनका मैंडेटरीली पैन नंबर लो बोलते. ठीक है. In addition to the above details, the company shall also include in the register details of securities held by them. उन्होंने कौन से securities held कर रखे हैं, कहाँ पे, कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी ऑफ कंपनी होल्डिंग और एसोसिएट. कंपनी ऑफ सब्सिडरी होल्डिंग बोले तो यहाँ पे इसके होल्डिंग भी आ गए, उसके सब्सिडरीज भी आ गए. अपने होल्डिंग के सब्सिडरीज में भी अगर उन्होंने होल्ड कर रखा है तो वो भी अपने को लिखना है. नंबर क्या क्या लिखना है देखो. शेयर्स के बारे में भी क्या क्या लिखना है, बहुत डिटेल रहती जी भाई, बहुत मगज मारा है ये. नंबर, डिस्क्रिप्शन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या है, मतलब शेयर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका नाम क्या है, कौन से इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या है क्या नहीं. फिर वो उनकी वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है उनकी सिक्योरिटीज की. डेट ऑफ एक्विजिशन, कब से वो होल्ड कर रहे हैं, कब से उन्होंने होल्ड कर रखा है, प्राइस क्या है, कंसिडरेशन पेड कितना किया है, डेट ऑफ डिस्पोजल एंड प्राइस एंड अदर कंसिडरेशन रिसीव्ड. डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, प्राइस क्या है बोल रहे. क्यूमुलेटिव बैलेंस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन. जब भी क्यूमुलेटिव बैलेंस क्या है उनका, समझो अभी 2-4 शेयर लिए, बाद में और 2-3 ले रहे, बाद में और 2-3 ले रहे, तो क्यूमुलेटिव बैलेंस क्या हो गया और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, वो हर ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड रखना पड़ता. आज 2 लिए, कल 10 लिए, परसों 50 लिए, वैसा हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में रिकॉर्ड रखना पड़ता. बोल रहे मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, कहाँ लिए भाई, डीमैट में लिए, और कहाँ लिए, कौन से डीमैट में लिए वो भी रखो. जियोगा में लिए, क्या एंजल ब्रोकिंग में लिए, कि कहीं और जाके लिए. मोड ऑफ होल्डिंग, फिजिकल और इन डीमैट, वेदर सिक्योरिटीज हैव बीन प्लेस्ड और एनी एनकम्बरेंस हैज बीन क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटीज. अगर प्लेज अगर है उनके सिक्योरिटीज पे, उन्होंने लोन ले रखा है तो वो भी अपने को यहाँ पे मेंटेन करना है बोल रहे. ठीक है ना. फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म DII 12 विद द रजिस्टर. Section 172 read with Rule 18 of the Companies Rules 2014 requires a company to file a return in Form DII 12 with respect of its directors and KMP after paying the prescribed fees within 30 days from the appointment and within 30 days of taking एनी चेंज टेकिंग प्लेस. अब ये जो भी तुमने रजिस्टर बनाया ना, ये रजिस्टर में जब भी कभी भी चेंज होता है या फिर कुछ भी होता है तो तुमको जो है कंपनी को जो है फॉर्म DII 12 के अंदर जो है
फाइल करना है बोले विद इन 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। किसी भी डायरेक्टर के एमपी का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसके बारे में डिटेल, या फिर किसी भी डायरेक्टर के एमपी के इसमें कुछ भी चेंज हो रहा है, विद इन 30 डेज ऑफ दैट चेंज आपको जो है कंपनी के रजिस्ट्रार को जो है आपको फॉर्म दिया है 12 के अंदर, वो सब बातें बोलनी है। एग्जामेशन किसको दिया है? सेक्शन 170 से गवर्नमेंट कंपनीज को। गवर्नमेंट कंपनी को जो है ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कितना पार्ट यहाँ पे बाकी है अपना, बहुत ही छोटा पार्ट है, एक पेज है खाली, हो जाता 5-10 मिनट में। मेंबर्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 171, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्ट्रार। मेंबर्स को राइट है बोले रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स को केएमपी को इंस्पेक्ट करने का। मेंबर्स कभी भी आके देख सकते हैं कौन कौन अपने डायरेक्टर्स है, कौन कौन अपने केएमपी है ना। भाई मेंबर्स के तो सब है, मेंबर्स तो अपने शेयर होल्डर से। मालिक, भाई मालिक को नहीं बताएंगे क्या? मालिक इससे वो मालिक को सब दिखाना पड़ता, हर चीज बताना पड़ता मालिक को। टाइमिंग फॉर इंस्पेक्शन, कब आके देखने का? रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी शैल बी केप्ट फॉर ओपन फॉर द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में आओ। द मेंबर शैल हैव द राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट्स thereof and copies thereof on request and same will be provided to them within 30 days free of cost। बोल रहे क्या? मेंबर्स जो है वो इंस्पेक्शन तो कर ही सकते, आके देख तो देख तो सकते, और इस रजिस्टर का जो है उनको अगर एक्सट्रैक्ट चाहिए, वो बोल रहे मुझे कॉपीज होना इस रजिस्टर के, तो अपन उनको विद इन 30 डेज ऑफ देयर रिक्वेस्ट अपन उनको कॉपी भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे बोल रहे है ना। और ये जो भी है ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, ओपन फॉर इंस्पेक्शन। द रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में ओपन रहेगा बोल रहे। ये जो भी अपना रजिस्टर है ऑफ द कंपनी एंड शैल बी मेड एक्सेसिबल टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। और जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये ओपन रहेगा इंस्पेक्शन को। रजिस्टर टू ऑर्डर इन केस ऑफ रिफ्यूजल। रिफ्यूजल के केस में रजिस्टर को बताना हुआ इफ एनी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इज रिफ्यूज्ड। अगर इंस्पेक्शन रिफ्यूज कर देते या फिर कॉपी देना अपन रिफ्यूज कर देते हैं is spent within 30 days, अगर भेजते नहीं है, the registrar shall on an application made to him under immediate inspection and supply copies। तो रजिस्ट्रार जो है वो कॉपीज जो है यहाँ पे सप्लाई कर सकता है। वो क्या बोल रहा था? रजिस्टर टू ऑर्डर इन केस ऑफ रजिस्ट्रार को अपन ऑर्डर करेंगे बोल रहे। इफ एनी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इज रिफ्यूज, अगर बिजनेस आवर्स में अपने को इंस्पेक्शन करने नहीं दिए या फिर अपन ने उसको कॉपी मांगी तो वो कॉपी भी अपने को विद इन 30 डेज नहीं मिली, तो अपन जो है रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे कि अपने को जो मेड हिम टू ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई कॉपीज, आप जो है वो इंस्पेक्ट करो और हमको कॉपीज सप्लाई करो, ऐसा बोल रहे। और सेक्शन 171 गवर्नमेंट कंपनीज को अप्लाई नहीं है, अगर वो 137 और 92 को फुलफिल करते थे तो ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट में टाइम बिजनेस आवर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देखने देंगे, कॉपीज भी देंगे। ओपन फॉर इंस्पेक्शन सबके लिए है, देख सकते कोई भी आके। ओपन फॉर इंस्पेक्शन में कोई भी नहीं देख सकता ऐसा। ओपन फॉर इंस्पेक्शन यानी कि एवरी एजीएम के अंदर आप ओपन रखेंगे ये रजिस्टर को देखने के लिए, और रजिस्ट्रार को अपना ऑर्डर भेजेंगे, रजिस्ट्रार ऑर्डर करेगा। अगर देखो भाई तुम दे रहे नहीं लोगों को, कैसा हो रहा कंपनी, हाँ उनका है, शेयर होल्डर्स का राइट है, तुम कैसा नहीं बताते उनको डायरेक्टर्स के बारे में, चलो बताओ जल्दी से फटाफट, नहीं तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो अपने एप्लीकेशन पे वो अपने को बताएगा। पनिशमेंट सेक्शन 172 सबसे आखिरी का सेक्शन हमेशा पनिशमेंट का रहता है, याद रखो। सेक्शन 172 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ द कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 11 कंटेनिंग सेक्शन 1 से 149 टू 171, 149 से लेके 171 तक कोई भी सेक्शन में अगर तुम कॉन्ट्रावेन करते हो एंड फॉर विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, और अगर समझो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई पनिशमेंट बोली हुई नहीं है, तो the company and every officer of the company who is in default shall be punishable within minimum fine of 50,000 extendable to 5 लाख। यानी कि कंपनी और कंपनी का जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है वो 50,000 से लेके 5 लाख के पनिशमेंट के लिए इलिजिबल रहेगा। अब वो कितना पनिशमेंट देना है, वो जो भी पनिशमेंट डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल, कंपनीज एक्ट उनके मन पे है। 50,000 से 5 लाख का थ्रेशोल्ड बोला है, मिनिमम 50 मैक्सिमम 5।
इसके बीच में किसी भी अमाउंट की पनिशमेंट जो है आपको सेक्शन 172 के अंदर दे सकते हैं कंपनीज एक्ट में, अगर आप सेक्शन 149 से लेके 171 तक कोई भी सेक्शन को कॉन्ट्रावेंट करते हो तो। और यहाँ पे जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो है अपना फाइनल का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो टेस्ट योर नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे आईसीआई ने बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट योर नॉलेज के जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस दिए, देखो 9 10 क्वेश्चन दिए आईसीआई ने। हाँ, अब आपका पीएम वगैरह जो भी है वो सब बंद हो गया, और पीएम के जो भी क्वेश्चंस है तो उन्होंने पूरे मॉड्यूल के अंदर टेस्ट योर नॉलेज में दे रखे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, और मैं बोलूंगा कि आप ये सब है ना एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करो इन सब की। देखो आईसीआई कैसे आंसर लिख रही है, वो सेम टाइप में आपको आंसर लिखना है। आईसीआई कैसे लिखती है, देखो पहले तो प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर वो क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सिचुएशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, वो पहले आईसीआई बोलती है। फिर बाद में आईसीआई क्या बोलती है, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, उस केस में क्या बोला हुआ है, और फिर कंक्लूजन, और फिर बाद में कंक्लूजन देते हैं कि अब ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन हो गया, ये अपने फैक्टर, तो उसके हिसाब से अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इस सिचुएशन में अपने को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो कंक्लूजन ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट के हिसाब से अपना आंसर जाना चाहिए। और ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में 10 क्वेश्चन दिए हैं, इनकी आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर देख के लिखो, भले ही आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, बाद में आप उसका खुद के दिमाग में एक आंसर क्रिएट करो, भाई आपको क्या लगता है, क्या बोलता है प्रोविजंस, क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से, और बाद में जो भी आंसर दिया गया है वो आंसर देखो, और वो आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आपको कितना भी आंसर आया ना, लेकिन आपको लिखने नहीं आया, आपको एक्सप्रेस करने नहीं आया, तो कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि आईसीआई को आपके दिमाग में क्या है वो नहीं मालूम, आईसीआई को क्या मालूम है, जो आपने पेपर में लिखा है बस। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मैं खुद भी राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, और एट द एंड मैं यही बोलूंगा, अगर आपको मेरे ये रिविजनरी सेक्शन जो है वो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन बोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको और कुछ भी इसमें एडिशंस लगते हैं करना चाहिए, या फिर मैं कहीं कुछ गलत बोले जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई पॉइंट गलत है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं खुद भी एक सीए स्टूडेंट हूँ, मेरा खुद का फाइनल अटेम्प्ट है अभी मई 2022 में, और आप जो मुझे देख रहे हैं आपका भी फाइनल अटेम्प्ट होगा कभी ना कभी इन फ्यूचर आगे, अभी से। तो जो भी है आपको मुझे बताना है, क्योंकि अपना टू वे कम्युनिकेशन है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो डू लाइक शेयर कमेंट। और आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसमें कहीं भी डाउट आता है, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक्स करो, और मुझे बताओ कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको अगर लगती है तो मुझे बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट है एज ए स्टूडेंट। और मैं जहां गलती कर रहा हूँ प्लीज पॉइंट इट आउट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आप लोगों से सीखना है। ये एक ग्रुप स्टडी टाइप अपना चलता है, मेरे दोस्त लोगों से, मुझे आप सब मेरे दोस्त है, मुझे आप सबसे सीखना है, तो मुझे भी सीखना है आप सभी से, उस हिसाब से आप कमेंट में जो भी आपको लगता है वो बोलते जाओ। ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर विद द रिफ्रेशिंग माइंड। थैंक यू।